वंस अगेन वेलकम 10th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो थे कंजर्वेटिव्स और रेवोल्यूशनरीज। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे चूँकि जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहते थे। उनके हिसाब से जो चेंजेस हुए हैं वो नहीं होने चाहिए और आगे तो चेंजेस होने ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स जो पुराने टाइम से चला आ रहा है वो बहुत बढ़िया है, वैसा ही होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में बताया था कि वो लोग जो कि चेंजेस पसंद करते थे। दोनों में मेजर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, जो कंजर्वेटिव्स होते थे वो चेंजेस चाहते थे कि वो चेंजेस नहीं चाहते थे कि उसमें चेंजेस हों, और जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाहते थे कि चेंजेस नहीं हो, और रेवोल्यूशनरी चाहते थे कि चेंजेस हों। अब उसमें क्या हुआ, जब नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हो गई तो उसके बाद में फिर लीड करने वाला तो कोई नया पर्सन था नहीं। सो क्या हुआ, कंजर्वेटिव जो रिज़ाइम है उन्होंने फिर दोबारा से अपना जो ओल्ड सिस्टम है उसको अप्लाई करने की कोशिश की, जिसमें कि उनके हिसाब से जो उन्होंने करना किया वो सबसे पहले उन्होंने किया कि उनके हिसाब से मोनार्की ज़्यादा बेटर था, क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट था, उनको टैक्स पे नहीं करने हो रहे थे उसमें, और अभी क्या था उन्हें टैक्स पे करने पड़ रहे थे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए हो रही थी। तो उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहला काम किया रीस्टोर मोनार्की। उन्होंने मोनार्की को रीस्टोर किया, और क्योंकि उस वक्त वहाँ पर यूरोप में जो मेन डायनेस्टी थी वो बर्बन डायनेस्टी थी। 9th क्लास से आपको ध्यान होगा, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा भी होगा। लुइस 16 जो कि फ्रांस के उस टाइम मोनार्क थे 1789 में, वो बर्बन डायनेस्टी से थे और वो मेन डायनेस्टी वहाँ पर थी। अब जैसे ही वियना ट्रीटी हुई, दैट मीन्स नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हुई, सो फ्रांस के साथ बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि प्रूशिया था, ऑस्ट्रिया था, आपका इटली था, तो इन्होंने क्या काम किया कि एक ट्रीटी साइन की। उस ट्रीटी में उन्होंने क्या काम किया या क्या सेटलमेंट रखा, सबसे पहला सेटलमेंट उन्होंने रखा कि जो फ्रांस की बाउंड्रीज़ हैं, यानी कि जहाँ तक फ्रांस अब है वो उसके आगे कोई भी एक्सटेंशन नहीं करेगा, जितना हो गया वो उतना ही रहेगा, उसके आगे वो नहीं जाएगा। सो इन्होंने क्या काम किया, प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन, फ्रेंच के एक्सपेंशन को उन्होंने प्रिवेंट कर दिया, उन्होंने वहीं पर उसको रोक दिया, अब इसके आगे नहीं जाना है। नेक्स्ट उन्होंने क्या काम किया कि कुछ पार्ट है जैसे नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया को मिल गया, तो वो सारा जितना बचा हुआ पार्ट था वो अब उन्होंने ये फाइंड कर दिया कि अब इसको सेटल कर दिया है, अब आगे ही इसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं होगी। इसके अंदर क्या हुआ, जो 39 जो स्टेट थे नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम के ही चले आ रहे थे, उनको बिल्कुल अनटचड रखा था, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज अनडन रखा, कोई भी चेंज दूसरा नहीं होगा। सो इसमें क्या था, ये एक जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वियना, इस ट्रीटी में जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको राइज अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। अब हेल्प कैसे मिली, देखिए, जितने भी कंजर्वेटिव्स थे वो लोग चाहते थे रिस्टोर मोनार्की वही आए, ओल्ड रिजाइम वही चलता रहे, किसी भी तरीके का कोई भी चेंज ना हो, लेकिन रेवोल्यूशनरी चाहते थे कि नहीं, चेंज होना चाहिए। हाँ ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी सारे जो डिसीजन लिए थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन काफ़ी सारे डिसीजन ऐसे भी तो थे जो अच्छे थे, जो वेलफेयर के लिए थे, जैसे प्रॉपर्टी राइट, पर पर्सन को प्रॉपर्टी राइट मिलना था। इसका मतलब है क्या कि हर एक पर्सन को जो प्राइवेट है प्रॉपर्टी उसका राइट उनको मिलना चाहिए। दूसरा, जैसे उन्होंने किया था कि किसी को भी प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, बाय बर्थ जो उनको एक प्रिविलेज मिल जाता है वो उनको नहीं मिलना चाहिए, वो बाय बर्थ ना होकर बाय डीड होना चाहिए। तो ये सब रेवोल्यूशनरीज वहाँ पर चाहते थे। अब क्योंकि न्यू आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ रहे थे, बहुत ज़्यादा न्यू जो आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड आउट हो रहे थे,
उन्हें कौन कर रहा था? रेवोल्यूशनरीज कर रहे थे, क्योंकि वो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, लोगों को उसके लिए मोटिवेट कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से राइज अप होने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप में नेशनलिज्म राइज अप हो गया, नेशनलिज्म यूरोप में पूरे में फैल गया। अब आपके लिए एक होमवर्क भी है। होमवर्क वैसे आप लोग कर नहीं रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी करना चाहिए आपको। आज आपका वर्क है और आपको कल तक मुझे कर कर भेजना ही है। अब आपको करना क्या है, आपको ट्रीटी ऑफ वियना को आप पहले रीड करेंगे और उसके बाद उसको जितना आपको जैसा समझ आता है उसी हिसाब से आप उसको नोट डाउन करके उसका एक स्नैप लेकर मुझे सेंड करेंगे। इनकेस अगर वो आपका अच्छा होता है तो ठीक है, इनकेस अगर वो आपका अच्छा नहीं होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर ट्रीटी ऑफ वियना पर एक अलग से वीडियो बनाकर पोस्ट कर देंगे। लेकिन आपको कल तक, डेट मीन्स टुमारो इवनिंग, आपको ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में मुझे एक शॉर्ट नोट एटलीस्ट लिखकर सेंड करना ही है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, सो मैं समझता हूँ आपको ये ट्रीटी ऑफ वियना अभी काफ़ी हद तक अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी प्रॉब्लम है, सो मेक मी कॉल और द मैसेज। टिल देन स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।